स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की जो वीडियो होने वाली है ये जो हमने इसके पहले मौर्य साम्राज्य की वीडियो कवर की है उसका ये दूसरा पार्ट होने वाला है। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे और सम्राट अशोक से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन सारे पॉइंट्स को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सम्राट अशोक के बारे में। तो जैसा कि हमें पता है सम्राट अशोक किससे संबंधित थे, ये मौर्य वंश से संबंधित थे, मौर्य वंश के राजा थे। ठीक है। अच्छा, इनसे पहले मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी में इन्होंने 322 ईसा पूर्व बीसी में इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसके बाद कौन राजा बनते हैं? बिंदुसार, जो कि 298 से 273 बीसी तक राजा रहते हैं, शासक रहते हैं। फिर इसके बाद बिंदुसार के बाद बिंदुसार का जो बड़ा पुत्र रहता है वो होते हैं सुसीम। ठीक है, सुसीम वो चाहते, जब बड़े पुत्र तो सुसीम थे तो जाहिर सी बात है कि सुसीम को ही राजा बनना चाहिए था अगला। अच्छा, और बिंदुसार के समय में एक पॉइंट और मैं जोड़ना चाहूँगा, जो मंत्री थे, प्रधानमंत्री, वो चाणक्य ही थे। ठीक है, ये दो पॉइंट। हाँ, तो सुसीम राजा ना बन करके कौन राजा बना? अशोक। ठीक है, क्यों? चाणक्य के पुत्र की बात करिए तो चाणक्य के पुत्र थे कौन? राधागुप्त। राधागुप्त, और राधागुप्त कौन थे? चाणक्य के पुत्र थे। ठीक, ये पॉइंट क्लियर है। राधागुप्त कौन थे? चाणक्य के पुत्र। और बिंदुसार के समय में प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य थे। अच्छा, राधागुप्त और अशोक, अशोक ने क्या किया था? राधागुप्त की मदद ली थी और क्या किया था? सुसीम की हत्या कर दी थी। ठीक है, अशोक ने राधागुप्त की मदद से सुसीम की हत्या की थी। ठीक, ये पॉइंट हमको याद रखना है। उसी कारण जो हमारा अशोक का शासनकाल है वो 269 बीसी से स्टार्ट होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो बिंदुसार का शासनकाल है 298 से 273 बीसी तक है। बीच के जो 3 साल हैं वो किस में वेस्ट हो गए या फिर किस में चले गए? सुसीम राजा होंगे उस समय, या फिर आपसी विद्रोह का जो काल होगा वही होगा। ठीक है। अच्छा, अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे बात करी जाए। हम लोग सुसीम की बात कर रहे हैं, तो सुसीम कौन थे? सुसीम उस टाइम पे सुसीम वही है जिसने तक्षशिला का विद्रोह शांत किया था। तक्षशिला में अशांति फैली थी, तो तक्षशिला में अशांति को किसने शांत किया था? सुसीम ने किया था। ठीक है, तो सुसीम का राजा न बन करके कौन राजा बना? अगला अशोक राजा बने थे। ठीक है, और जब बिंदुसार की जब मृत्यु हुई थी, बिंदुसार की मृत्यु के 4 साल बाद अशोक राजा बने थे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं अशोक के बारे में। ये तो रहा हमारा, मतलब अशोक राजा कैसे बने उसके बारे में। अब अशोक के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जानेंगे। हाँ, ठीक। हाँ, तो अशोक का जो शासनकाल है 269 बीसी से लेकर के 232 बीसी तक का शासनकाल था। ठीक है, और अशोक के जन्म के बारे में बात करी जाए, अशोक का जन्म 304 बीसी में हुआ था। 304 बीसी में अशोक का जन्म हुआ था। और इनके कुछ अन्य नाम भी हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जो अशोक हैं वो देवानाम प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते थे। देवानाम प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते थे, या फिर प्रियदर्शी भी इनको कहा जाता था। ठीक। अच्छा, अब इनकी माता कौन थी? इनकी माता थी शुभद्रांगी। इनकी माता का नाम क्या था? शुभद्रांगी। और इनके पिता, जाहिर सी बात है पिता तो बिंदुसार ही होंगे। ठीक है, इनके पिता कौन थे? बिंदुसार थे। ठीक है। अच्छा, अब अशोक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं। अब उन अभिलेखों में से कौन कौन से अभिलेख इंपॉर्टेंट हैं? सबसे पहले मास्की अभिलेख। मास्की अभिलेख अशोक से संबंधित है। ठीक है, ये कहाँ पे? ये कर्नाटक में था, और इसमें अशोक का नाम अशोक था पहले, इसी मास्की अभिलेख से ही पता चलता है। ठीक है। और गुर्जरा अभिलेख दूसरा है, गुर्जरा अभिलेख। गुर्जरा अभिलेख की बात करी जाए तो ये एमपी में स्थित है। और निट्टूर अभिलेख ये भी कर्नाटक में स्थित है। और साथ ही साथ उदय गोलान अभिलेख अब इसकी बात करी जाए, ये भी कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, तो 3 अभिलेख, मास्की अभिलेख, निट्टूर अभिलेख और उदय गोलान, ये सब कर्नाटक में स्थित है। और जो गुर्जरा अभिलेख है, गुर्जरा अभिलेख कहाँ पे है? गुर्जरा अभिलेख एमपी में स्थित है। और जो मास्की अभिलेख है, मास्की अभिलेख से क्या पता चलता है कि मास्की अभिलेख से पता चलता है कि जो अशोक है उनका नाम अशोक था। ठीक, जाहिर सी बात है। अच्छा, जब ये राजा बनने से पहले, जो अशोक है ये राजा बनने से पहले अवंती के राज्यपाल थे। राजा बनने से पहले, ये इंपॉर्टेंट है, राजा बनने से पहले अवंती के राज्यपाल थे कौन? सम्राट अशोक। यहाँ पे ये वाला पॉइंट मैं एक बार और क्लियर कर दे रहा हूँ, मास्की अभिलेख से क्या पता चलता है कि अशोक नाम का कोई शासक था। ठीक है, जस्ट। अच्छा, एक और अभिलेख है बब्रू अभिलेख। अब ये इन चारों अभिलेख जो हमारे 5 अभिलेख हैं, मास्की, गुर्जर, निट्टूर अभिलेख और उदय गोलान, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट बब्रू अभिलेख ही है। ठीक है, और इस बात करी जाए ये कहाँ पे था? ये राजस्थान में था। ये अभिलेख कहाँ पे पाया गया? ये अभिलेख राजस्थान में पाया गया। जो केटी है, केटी कर्नाटक है, एमपी मध्य प्रदेश है। ठीक है। अच्छा, ये बब्रू अभिलेख इंपॉर्टेंट क्यों है इतना? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस अभिलेख से पता चलता है कि अशोक ने खुद को सम्राट कहा है, मगध का सम्राट कहा है। अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है। ठीक है, खुद को मगध सम्राट किस अभिलेख में बताया था अशोक ने? वो बब्रू अभिलेख में बताया था। ठीक।
अच्छा, जो अब अशोक ने भी बहुत सारे अभिलेख और शिलालेख बनवाए थे, तो अशोक के जो शिलालेख थे अभी उसके बारे में बात करेंगे। अशोक के अभिलेख की बात करते हैं पहले। तो अशोक के अभिलेख को खोजा किसने था? अशोक के अभिलेख की खोज किसने की थी? तो टी फैंथलर ने। टी फैंथलर इतिहासकार थे या फिर पुरातत्वविद थे। इन्होंने 1750 ईस्वी में किसकी खोज की थी? अशोक के अभिलेखों की खोज की थी। और पढ़ा किसने था? अशोक के अभिलेखों को पढ़ा किसने था? जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप 1837 एडी में पढ़ा गया था। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। टी फैंथलर ने खोजा था और जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को क्या किया था? पढ़ा था। अब आगे बात करते हैं। जो अशोक के अभिलेख जो थे, यहाँ पे अशोक के अभिलेख हैं, इसकी भाषा क्या थी? अशोक के अभिलेख की भाषा थी अशोक के अभिलेख की भाषा भारत में, जैसा कि आप सभी को पता है, अशोक का साम्राज्य काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ था। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषाएं यूज होती थी। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषाओं में अशोक के अभिलेख लिखे गए थे। ठीक है, तो भारत में बात करिए तो भारत में अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी? वो ब्राह्मी लिपि थी। किस लिपि में थे अशोक के अभिलेख भारत में? स्पेशली भारत में किस लिपि में थे? ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, पाकिस्तान में भी थे अशोक के अभिलेख। पाकिस्तान में किस लिपि में थे? खरोष्ठी लिपि में। और आगे जा करके पाकिस्तान से आगे अफगानिस्तान में भी। अफगानिस्तान की बात करी जाए तो अफगानिस्तान में जो अशोक की क्या थे, अशोक के अभिलेख थे, उसकी जो लिपि थी वो क्या थी? अरमाइक लिपि। और यहाँ तक ही नहीं सीमित रहा अशोक के जो अभिलेख है वो तुर्की में भी पाए गए, और तुर्की में ग्रीक भाषा में, ग्रीक लिपि या ग्रीक भाषा में थी। और ये तुर्की में जो अभिलेख प्राप्त हुए ये सबसे दूर थे, सबसे दूर प्राप्त अभिलेख। ठीक है, भारत से सबसे ज़्यादा दूर तुर्की में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए थे। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं अशोक से संबंधित एक युद्ध है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध की बात करी जाए तो कलिंग युद्ध जो लड़ा गया था वो जब हमारे अशोक शासक बने थे तो उसके 8 वर्ष बाद, अशोक शासक कब बने थे? 269 बीसी में। अशोक शासक बने थे, इसके 8 वर्ष बाद, अच्छा बीसी में हम लोग जब जोड़ते हैं तो घटता है, तो 8 वर्ष बाद 261 बीसी में, ठीक है, तो कलिंग का युद्ध होता है। ठीक है, कलिंग का युद्ध 261 बीसी में होता है। ठीक, जब ये गद्दी पर बैठे थे उसके 8 साल बाद। और ये कहाँ पे होता है? ये होता है उड़ीसा में। उड़ीसा में होता है। ठीक, और किसी से करते हैं कलिंग का युद्ध? किसके किसके बीच में होता है? तो कलिंग का युद्ध पहले तो अशोक और इसके बीच में, अशोक और पद्मनाभ, उड़ीसा के राजा थे पद्मनाभ। ठीक है, और उस समय राजधानी क्या थी उड़ीसा की? राजधानी थी क्या? तोसली। ये याद रखेंगे। ठीक, कलिंग युद्ध के समय राजधानी क्या थी? तोसली थी। और ये युद्ध किसके किसके बीच में होता है? अशोक और राजा पद्मनाभ के। उड़ीसा के राजा थे कौन? पद्मनाभ। ठीक है, और ये जो युद्ध है, कलिंग युद्ध जो है, ये किस नदी के किनारे हुआ था? ये हुआ था दया नदी के किनारे। दया नदी के किनारे युद्ध संपन्न हुआ। ठीक, और इस युद्ध में अशोक की नीति क्या थी? अशोक की नीति क्या थी इस युद्ध में? तो अशोक ने इस युद्ध में भीरी घोष की नीति अपनाई थी। भीरी घोष की नीति अपनाई थी। अच्छा, तो सबको ये क्या कहते हैं, कलिंग युद्ध है, कौन जीतता है? अशोक जीत जाते हैं। अशोक जीत जाते हैं। अशोक और पद्मनाभ में जो युद्ध होता है वो अशोक जीत जाते हैं। ठीक है, और कौन सी नीति अपनाई थी? भीरी घोष नीति अपनाई थी। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद कलिंग का युद्ध होता है, उसमें बहुत ज़्यादा हत्या होती है, बहुत ज़्यादा लोग मर जाते हैं। तो कलिंग युद्ध के बाद जो अशोक हैं उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है, हृदय परिवर्तन हो जाता है। ठीक, और पहले तो उन्होंने भीरी घोष नीति अपनाई थी युद्ध में, तो हृदय परिवर्तन के बाद उन्होंने कौन सी नीति अपनाई थी? धम्म घोष की नीति अपना ली थी। धम्म घोष की नीति अपनाई युद्ध के बाद। ठीक है, हृदय परिवर्तन जब होगा उनका तो उसके बाद धम्म घोष की नीति अपनाई। धम्म घोष की नीति क्या थी? ये शांति की नीति थी। शांति की नीति पे कौन सी थी? धम्म घोष की नीति। ठीक, धम्म घोष की नीति अपनाने के बाद इन्होंने क्या कर लिया था? बौद्ध धर्म अपना लिया। अच्छा, बौद्ध धर्म अपनाने से पहले सम्राट अशोक किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म अपनाने से पहले जो सम्राट अशोक थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे। क्यों? क्योंकि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी और जैन धर्म के अनुयायी थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार भी जैन धर्म के अनुयायी थे, और बिंदुसार के बाद जो सम्राट अशोक है वो भी जैन धर्म के अनुयायी थे। लेकिन 261 बीसी में जो युद्ध हुआ था उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य क्या हो गए थे? वो धम्म घोष की नीति अपनाने के बाद क्या हो गए थे? वो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। यही कह सकते हैं बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए थे। ठीक है, अच्छा एक यहाँ पे पॉइंट बनता है, जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक को किसने दी थी? हाँ, तो बौद्ध धर्म की शिक्षा और बौद्ध धर्म की प्रेरणा, दो चीज़ें हैं यहाँ पे। तो बौद्ध धर्म की प्रेरणा कौन देता है अशोक को? तो बौद्ध धर्म की प्रेरणा जो देते हैं उनका नाम है निग्रोध। निग्रोध जो है, निग्रोध की वजह से इनको बौद्ध धर्म अपनाने का मन बनता है इनका, अशोक का। और ये निग्रोध है कौन? निग्रोध जो है वो सुसीम के पुत्र हैं। सुसीम के बारे में जानते होंगे आप, अशोक हैं, अशोक के बड़े भाई थे कौन? सुसीम, जिसकी हत्या किसने की थी? अशोक ने ही हत्या की थी। किसके लिए? गद्दी के लिए हत्या की थी। ठीक है, इनके पुत्र हैं निग्रोध। ठीक है, अब निग्रोध कौन है? निग्रोध है बौद्ध धर्म के अनुयायी।
ठीक है। इन्हीं से निग्रोध से ही प्रेरणा लेकर के अशोक क्या करते हैं, बौद्ध धर्म को अपनाने का मन बनाते हैं। ठीक है। और बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे प्राप्त की इन्होंने, बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की किससे, उपगुप्त से। ठीक, यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें लिखी थी, प्रेरणा और शिक्षा। शिक्षा किससे प्राप्त की, उपगुप्त से शिक्षा प्राप्त की। प्रेरणा किससे ली, निग्रोध से प्रेरणा ली। ये 2 पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है। और बौद्ध धर्म अपनाया कब, कलिंग युद्ध के बाद। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं अशोक की पत्नी के बारे में। अशोक की पत्नी के बारे में बात करी जाए तो अशोक की पत्नी में से जो 3 पत्नियां हैं वो कौन कौन सी हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। पहला देवी, और देवी के जो पुत्र थे अशोक से वो थे महेंद्र, संघमित्रा, महेंद्र पुत्र थे, संघमित्रा की पुत्री, और चारुमती। 3 संतानें हुई देवी से। ठीक है। पहली पत्नी कौन थी, देवी, महेंद्र, संघमित्रा और चारुमती। और एक पत्नी कारुबाकी थी इनकी, जिससे अशोक सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रभावित अशोक सबसे ज़्यादा प्रभावित अपनी जो पत्नी है इनकी कारुबाकी से थे। इनके पुत्र थे तीवर। ठीक, इनके पुत्र का नाम क्या था, तीवर। और पद्मावती भी इनकी पत्नी थी, इनकी पत्नी का नाम पद्मावती भी था। ठीक है। इनके पुत्र कौन थे, कुणाल। ठीक। अच्छा, इनमें से जो कुणाल है, कुणाल क्या बनते हैं, उत्तराधिकारी बनते हैं, यानी अगले राजा कौन बनते हैं, कुणाल बोलते हैं। ठीक है। कुणाल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अशोक के बाद मगध साम्राज्य का, फिर मौर्य वंश का राजा कौन बनता है, कुणाल बनते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे महेंद्र और संघमित्रा की बात करी जाए, महेंद्र और संघमित्रा की बात करी जाए तो महेंद्र जो हैं, महेंद्र और संघमित्रा ये बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कहाँ भेजते हैं इनको, कौन, अशोक ही भेजते हैं, श्रीलंका भेजते हैं। ठीक है। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए महेंद्र और संघमित्रा कहाँ जाती हैं, ये श्रीलंका जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस पॉइंट को क्लियर कर दे रहा हूँ, बौद्ध धर्म का प्रचार, ठीक है, श्रीलंका में करने के लिए कौन जाता है, श्रीलंका में करने के लिए जो उनके पुत्र हैं महेंद्र और संघमित्रा जाती हैं। पहला पॉइंट ये है। और तक्षशिला में कौन जाता है, तक्षशिला जो कि गांधार की साइड का है, वहाँ पे जाते हैं मज्झांतिक जाते हैं। और हिमालय में कौन गया था, हिमालय में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक सम्राट के शासनकाल से मज्झिम गए थे। ठीक है। यानी महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था प्रचार करने के लिए, मज्झांतिक को तक्षशिला भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, और मज्झिम को कहाँ भेजा था, हिमालय में भेजा था। ठीक है। किस लिए भेजा था, बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं शिलालेखों के बारे में, सम्राट अशोक के शिलालेखों के बारे में बात करेंगे। तो एक पॉइंट यहाँ पर कि भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन किसने करवाया था, अशोक ने करवाया था। ठीक है। अशोक ने शिलालेखों का प्रचलन करवाया था सबसे पहले। ठीक। अच्छा, अब अशोक के शिलालेखों की संख्या बात कर लेते हैं, कितनी थी। अशोक के शिलालेख की संख्या कितनी थी, 14। अशोक के 14 शिलालेख थे। अभी सब कुछ इंपॉर्टेंट, जितने भी इंपॉर्टेंट शिलालेख हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। शिलालेख, स्तंभ लेख भी इन्होंने बनवाए थे, तो 7 स्तंभ लेख थे, 14 शिलालेख थे, और 3 गुहा लेख थी। गुहा यानी कि गुफा लेख, गुहा लेख कितनी थी, 3 गुहा लेख। ठीक है। हम लोग जो है, जो मतलब इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, शिलालेख 14 शिलालेख है, उनके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। तो 14 शिलालेख हैं। 14 शिलालेख में से जो हमारा पहला शिलालेख है उसमें क्या है, उसमें पशु बलि की निंदा के बारे में बताया गया है। ठीक है। और अहिंसा के बारे में। और पहले शिलालेख में ही अशोक ने क्या कहा था, समस्त प्रजा ही मेरा पुत्र है। ठीक है। ये जो है, ये वाक्यांश है, समस्त प्रजा ही मेरा पुत्र है, वो पहले शिलालेख में वर्णित है। और ये पहला शिलालेख जो है वो 14 शिलालेख में से 14 शिलालेख किसने जारी करवाया था, सम्राट अशोक ने। 3 बातें थी पहले शिलालेख में, पशु बलि की निंदा की थी, अहिंसा के बारे में बताया था, और ये वर्णित था कि समस्त प्रजा ही मेरा पुत्र है। ठीक है। बात करते हैं दूसरे शिलालेख के बारे में। दूसरा शिलालेख है, इसमें पशु चिकित्सा के बारे में बताया गया था। पशु चिकित्सा के बारे में दूसरे शिलालेख में बताया गया था। और दूसरे शिलालेख में दक्षिण के राज्यों का उल्लेख मिलता है। दक्षिण के जो राज्य हैं, जिसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, चेर, चोल और पांडे, और सत्यपुत्र और श्रीलंका। ये जो दक्षिण के राज्य हैं उसका वर्णन कहाँ मिलता है, वो दूसरे शिलालेख में मिलता है। ठीक है। और पशु चिकित्सा का उल्लेख भी दूसरे शिलालेख में मिलता है। तीसरे शिलालेख की बात करी जाए तो इसमें अशोक के जो अधिकारी थे इनके बारे में वर्णन किया गया है, अशोक के अधिकारी के बारे में। तो अशोक के अधिकारी में जो इंपॉर्टेंट है या फिर जो जानने लायक हैं वो है रज्जुक, युक्तक, और तीसरे हैं प्रदेशक। ये अधिकारियों के क्या हैं, पद के नाम हैं, रज्जुक, युक्तक और प्रदेशक। ये क्या करते थे,
ये प्रत्येक 5 वर्ष में भ्रमण करते थे और 5 वर्ष में प्रत्येक 5 वर्ष में भ्रमण करते थे और राज्य में जितनी भी समस्याएं हैं उसको किसके सामने, सम्राट अशोक के सामने प्रस्तुत करते थे। फिर सम्राट अशोक को जो राज्य की समस्याएं हैं उससे अवगत कराते थे। ठीक है, तो अशोक के अधिकारियों के बारे में किस अभिलेख में वर्णन मिलता है, तीसरे अभिलेख में। अब बात करते हैं चौथे अभिलेख की। चौथे अभिलेख में जो अशोक ने भेरी घोष नीति अपनाई थी, भेरी घोष नीति जो कि कलिंग युद्ध में अपनाई थी, भेरी घोष नीति, उसके बारे में पता चलता है। और भेरी घोष के बाद जो धम्म नीति अपनाई थी, धम्म नीति, वो भी किसके, चौथे अभिलेख में पता चलता है। ठीक है, जो हमारा पांचवा अभिलेख है धम्म महामात्र, धम्म महामात्र के बारे में पता चलता है। धम्म महामात्र क्या है, ये एक अधिकारी का पद है। ठीक है, जो कि धर्म से संबंधित है, धर्म से संबंधित था। ठीक है, उसके बारे में पता चलता है। छठवां जो अभिलेख था, छठवां अभिलेख में आत्मनियंत्रण की बात कही है। छठवें अभिलेख में आत्मनियंत्रण की बात बताई गई है। ठीक है, और एक पॉइंट और छठवें अभिलेख में, छठवें अभिलेख में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सम्राट अशोक ने कहा था कि यदि जन कल्याण की कोई बात होती है, यदि जन कल्याण की बात है तो उसके अधिकारी किसी भी वक्त उसे बता सकते हैं। सम्राट अशोक के अधिकारी किसी भी वक्त अशोक को बता सकते हैं। ठीक है, या अवगत करा सकते हैं। ठीक, ये बातें क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं छठवें अभिलेख में, आत्मनियंत्रण के बारे में और जो ये जन कल्याण वाला बात है उसके बारे में। तो जो अब अगला अभिलेख है, सातवां अभिलेख, उसमें धार्मिक समन्वय की बात करी गई है। ठीक है, सातवें अभिलेख में धार्मिक समन्वय की बात करी गई है। आठवां अभिलेख जो है वो, उसमें धम्म यात्रा के बारे में बताया, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित जो यात्राएं थी उसके बारे में बताया गया। इसमें से जो अशोक हैं 259 BC में कहाँ गए थे, वो गए थे बोध गया में। ठीक है, गद्दी पे बैठने के 10 साल बाद 261 में वो हुआ था कलिंग का युद्ध, उसके 2 साल बाद बोध गया गए थे। ठीक है, फिर उसके बाद उसके 10 साल बाद 249 BC में वो कहाँ गए थे, लुम्बिनी। ठीक, याद रहेगा। 259 BC में बोध गया गए थे, धम्म यात्रा जिसको कहा जाता है, और 249 BC में ये नेपाल गए थे, लुम्बिनी में। ठीक है, अच्छा, जो 13वां अभिलेख है, 13वें अभिलेख से क्या पता चलता है, कलिंग युद्ध के बारे में। और यहाँ पर जो 13वां अभिलेख है ये सबसे बड़ा अभिलेख है। ठीक है, सबसे बड़ा 14वां अभिलेख में सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है, 13वां अभिलेख, जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। और 14वें अभिलेख में क्या कहा गया है, सद्भावना की बात कही गई है। ठीक है, तो ये 14 शिलालेख हैं, सॉरी, 14वां शिलालेख के बारे में यहाँ पे हम लोग एक बार और फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला अभिलेख था, पहला शिलालेख था, उसमें पशुबलि की निंदा के बारे में बताया गया, पशुबलि की निंदा, अहिंसा के बारे में बताया गया पहले में। और जो समस्त प्रजा मेरी पुत्र है वो किसमें, पहले अभिलेख, पहले शिलालेख में बताया गया है। ठीक, दूसरे शिलालेख में पशु चिकित्सा के बारे में बताया गया है और दक्षिण के राज्य के बारे में बताया गया है, जिसमें चेर चोर पांडे, सत्यपुत्र और श्रीलंका वर्णित है। और तीसरा जो अभिलेख है, तीसरा अभिलेख, उसमें क्या, अशोक के अधिकारियों के बारे में बताया गया, रज्जुक, युक्तक और प्रतिशत के बारे में बताया गया। ये क्या करते थे, ये जो राज्य की समस्याएं हैं उससे अवगत कराते थे सम्राट अशोक को। ठीक है, और चौथे में भेरी घोष की नीति और धम्म घोष की नीति के बारे में बताया गया है। और जो पांचवा है धम्म महामात्र। धम्म महामात्र ये धर्म से संबंधित एक अधिकारी होता था सम्राट अशोक के समय में। और छठवें में बताया गया है आत्मनियंत्रण के बारे में। ठीक है, छठवें में आत्मनियंत्रण के बारे में बताया गया। और एक पॉइंट और यहाँ पे छठवें अभिलेख से संबंधित, यदि जन कल्याण की बात हो, अशोक ने कहा था कि यदि जन कल्याण की बात हो तो उसके अधिकारी उसे किसी भी वक्त बता सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। छठवें अभिलेख में आत्मनियंत्रण की बात कही है। ठीक है, अच्छा, आत्मनियंत्रण छठवें अभिलेख में कैसे याद रखेंगे, सबको पता है 6 सेंस होती हैं, 6 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। ठीक है, उसको नियंत्रित करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने आप को खुद को आत्मनियंत्रित कर सकते हैं। तो इस तरीके से कितनी इंद्रियों को नियंत्रित करना रहता है, 6 इंद्रियों को। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं कि छठवें शिलालेख में आत्मनियंत्रण की बात कही गई है। ठीक, और अगर से अधिकारी के बारे में बात करिए, अशोक के अधिकारी लिखते हैं हम लोग अ से, इस तरीके से। इसमें जो पहला है अब हम लोग 3 से ही तो स्टार्ट करते हैं। तीसरे अभिलेख में अशोक के अधिकारियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, इस तरीके से अपना ट्रिक बना करके हम लोग याद कर सकते हैं। जो सातवां अभिलेख है, इसमें मैंने केवल इंपॉर्टेंट अभिलेख जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको ही इंक्लूड किया है। ठीक है, सातवें अभिलेख में धार्मिक समन्वय के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें क्या है, धार्मिक समन्वय में कि सभी धर्मों के लिए समन्वय, ठीक, किसी भी धर्म को नीचा न दिखाना, वो सातवें अभिलेख में, शिलालेख में बताया गया है। आठवें में धम्म यात्रा के बारे में। ठीक है, पहला धम्म यात्रा 259 BC में बोध गया, दूसरा 249 BC में लुम्बिनी। ठीक है, तेरहवां अभिलेख जो है वो सबसे बड़ा अभिलेख है, जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। ठीक है, और जो 14वां है वो है सद्भावना की बात कही गई है 14वें शिलालेख में। ठीक, अब बात करेंगे हम लोग अशोक के स्तंभ लेख के बारे में। अशोक के स्तंभ लेख कितने थे यहाँ पे, अशोक के स्तंभ लेख थे 7। इसके बारे में बात करते हैं। तो स्तंभ लेखों की बात करी जाए तो 7 स्तंभ लेख हैं। इसमें से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है हमारा, तो सबसे पहले है दिल्ली टोकरा जो कि हरियाणा में स्थित है। फिर दूसरा दिल्ली मेरठ में स्थित है। तीसरा जो है कौशाम्बी जो कि यूपी में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई है, कौशाम्बी जो कि यूपी में स्थित है। और आगे बात करी जाए लौरिया नंदनगढ़ और साथ ही साथ लोरिया अरारोज, ठीक है, लोरिया नंदनगढ़, रामपुरवा और लोरिया अरारोज, ये जो है ये कहाँ पे स्थित है, ये तीनों बिहार में स्थित हैं। और अशोक का स्तंभ लेख जो कि यूपी में स्थित है। तो ये 7 स्तंभ लेख हैं, इनकी जगहों के बारे में आप लोग याद कर लीजिएगा। दिल्ली मेरठ जो कि यूपी में स्थित है, कौशाम्बी यूपी में स्थित है, अशोक का स्तंभ लेख यूपी में स्थित है, और 3 जो कि लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अरारोज और रामपुरवा, ये कहाँ पर स्थित है,
ये स्थित है कहाँ पर, ये बिहार में स्थित है। ठीक है, तो ये इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं शिलालेख और स्तंभलेख से। ठीक है, अच्छा तो जैसा कि मैंने बताया सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा था, सबसे बड़ा शिलालेख था 13वां, कौन सा, कलिंग युद्ध वाला शिलालेख। ठीक है, अच्छा सबसे छोटा की बात कर लें, ये सबसे बड़ा था। ठीक है, अब सबसे छोटा अभिलेख कौन सा था, सबसे छोटा अभिलेख की बात करी जाए तो रुम्मनदेई अभिलेख, रुम्मनदेई अभिलेख ये सबसे छोटा अभिलेख था। ठीक है, रुम्मनदेई अभिलेख। ठीक, गुफा के बारे में बात करें तो गुफा में सुदामा गुफा, विश्व झोपड़ी, चौपार, कर्ज गुफा, ये सब अशोक ने बनवाई थी। इसके लिए ये बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनवाई थी। कौन कौन सी, सुदामा गुफा और विश्व झोपड़ी, विश्व झोपड़ी, और साथ ही साथ चौपार, कर्ज गुफा, ये सब सम्राट अशोक ने ये सारी गुफा किसके लिए बनाई थी, बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनवाई थी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। एक इम्पोर्टेंट स्तूप है सांची का स्तूप, सांची का स्तूप ये सम्राट अशोक ने बनवाया था। और कहाँ बनवाया था ये, विदिशा एमपी में। सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है, एमपी में स्थित है। ठीक, अब आगे बात करते हैं। तो ये रहे अशोक से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब अशोक के उत्तराधिकारियों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अशोक के उत्तराधिकारी के बारे में बात करिए तो अशोक जो थे, तो पहले ही बता चुका हूँ मैं, जो कि देवी पद्मावती के पुत्र कुणाल, अशोक के बाद कौन उत्तराधिकारी बनता है, यानी कौन राजा बनता है, कुणाल बनता है। ठीक है, ये किसका पुत्र रहता है, ये पद्मावती का पुत्र रहते हैं। ठीक है, ये पुत्र लिख लीजिएगा नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएंगे आप लोग। पद्मावती के पुत्र, अब पद्मावती कुणाल के बाद कौन बनता है, संप्रीति, संप्रीति बनते हैं अगले राजा। फिर शलीशुक, शलीशुक। ठीक है, फिर शालीशुक के बाद देववर्मन, देववर्मन अगले शासक बनते हैं। और अंतिम शासक की बात करी जाए तो अंतिम शासक जो कि 185 BC में हार जाते हैं। ठीक, वो कौन होते हैं, वो थे बृहद्रथ, बृहद्रथ अंतिम शासक होते हैं किसके, मौर्य साम्राज्य के, या फिर कह लीजिए मगध साम्राज्य के। अच्छा एक पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, हालांकि मुझे याद नहीं कि मैंने बताया था कि नहीं, जब मैंने मगध साम्राज्य स्टार्ट किया था। तो मगध साम्राज्य को स्थापना, प्राचीन संस्थापक किसको माना जाता है, मगध साम्राज्य का प्राचीन संस्थापक, मगध साम्राज्य के प्राचीन संस्थापक कौन थे, उनका जो थे उनका नाम था बृहद्रथ। ठीक, और अंतिम शासक कौन थे, बृहद्रथ। ये कोइंसिडेंस वाली बात है कि मगध साम्राज्य के प्राचीन संस्थापक का नाम भी बृहद्रथ था और मगध साम्राज्य के अंतिम शासक का नाम भी बृहद्रथ था। तो यहाँ पे हम लोग का मगध साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य एक साथ खत्म होता है। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सारे के सारे मैंने डिस्कस कर लिए हैं। अगर से आप लोग को लगता है कोई पॉइंट छूट गया है या फिर कोई पॉइंट मैंने ऐसा बताया जो कि समझ में ना आया हो तो उसको आप लोग कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर से सब नहीं है और आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और अगर से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।